हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा दूसरा अध्याय संघवाद पढ़ा था। आज हम इस अध्याय के भाग 3 यानी कि अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न भाग 3 के अंतर्गत। हमारा पहला प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका में है, वह है भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की स्थिति या उपस्थिति को दर्शाएं। पहला है मणिपुर को दर्शाना है, उसके बाद में हमें सिक्किम को दर्शाना है, तत्पश्चात छत्तीसगढ़ और फिर हमें गोवा की उपस्थिति भारत के मानचित्र पर बतानी है। तो आइए देखते हैं, ये है भारत का मानचित्र और इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं मणिपुर की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत के मानचित्र पर यह है मणिपुर। तो आप देख सकते हैं यह इलाका क्या है, यह मणिपुर का क्षेत्र है। इसके बाद में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के इस इलाके में देखने को मिलता है और इसने हमें गहरा रंग, हरा रंग जो है यहाँ पर कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ की उपस्थिति भी भारत के मानचित्र पर दिखाई है। अब हम देखते हैं गोवा की उपस्थिति कहाँ पर है। तो भारत के मानचित्र पर यहाँ पर छोटा सा जो हरा रंग आपको दिख रहा है वह क्या है, वही गोवा की उपस्थिति भारत के मानचित्र पर है। अब हम देखते हैं सिक्किम भारत के मानचित्र पर कहाँ है। तो सिक्किम जो है भारत के इस क्षेत्र में पाया जाता है और यह भी आपको हरे रंग में दिख रहा है। तो इस प्रकार से सिक्किम को भी हमने भारत के मानचित्र पर चिन्हित कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा जो है भारत के मानचित्र पर कहाँ पर स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। तो हमें बताना है भारत के अलावा कौन कौन से देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि भारत में तो संघात्मक शासन है ही, अन्य कौन से देशों में संघात्मक शासन है और विश्व के मानचित्र पर हमें उन देशों को बताना है। तो भारत के अलावा कनाडा में, ब्राज़ील में और बेल्जियम में संघात्मक शासन है और बेल्जियम की कहानी तो हमने प्रारंभ से ही पढ़ी है इस पुस्तक में। इसके अलावा ब्राज़ील और कनाडा भी हम विश्व के मानचित्र पर चिन्हित करने जा रहे हैं। तो यह है विश्व का मानचित्र और इसमें हम कहते हैं कि भारत में क्या है, तो भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और इस प्रकार से हम इस विश्व के मानचित्र पर भारत को आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। यह है हमारा भारत। इसके अलावा कौन से अन्य देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं यह है कनाडा का क्षेत्र। तो इस कनाडा में भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा और कौन से देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो हम कहेंगे यह ब्राज़ील है। यहाँ पर भी कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया देश है और यहाँ पर भी कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा विश्व के कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं भारत के अलावा जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो हमने कहा कनाडा में, ब्राज़ील में और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या पाई जाते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो हमने हमारे अध्याय 1 से ही बेल्जियम की कहानी पढ़ी है और हमने देखा है कि वहाँ पर 2 भाषाओं को मानने वाले लोग रहते थे, एक फ्रेंच भाषी और दूसरे थे डच भाषी, और वह क्षेत्रीय आधार पर भी बंटे हुए थे। एक वेलोनिया के क्षेत्र में रहते थे और एक फ्लेमिश इलाके में रहते थे। तो हमारे भारत में ऐसी कौन सी विशेषता है जो बेल्जियम से मेल खाती है, पाई जाती है, और एक उसके विपरीत विशेषता हमें बतानी है। तो देखते हैं उत्तर। संविधान का हमारा जो प्रथम अनुच्छेद है, हमारे संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद, फर्स्ट आर्टिकल जो है वह कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, हमारा प्रथम आर्टिकल या प्रथम जो
अनुच्छेद है वह क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन संविधान निर्माता यह संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघीय व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थे। यानी कि हमने स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में बता दिया था कि भारत में संघीय शासन होगा, लेकिन फिर भी संघीय शासन की जो दुर्बलताएं हैं उनको भी दूर करना हमारी प्राथमिकता में हमेशा से था। और उसको दूर करने के लिए हमारे सभी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अथक प्रयास भी किए थे, और इसके लिए उन्होंने जो भी प्रावधान जो है संविधान में ज़रूरी थे वह उसी समय पर कर दिए थे। और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था कि जो भी कमियां भारत में लागू हो सकती थी उसको पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें भी जोड़ी गई जो कि एकात्मक शासन के लक्षण हैं। तो वास्तव में भारतीय संघ व्यवस्था में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और साथ ही साथ एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से भी पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे हमारे भारत के संविधान में भारतीय संघ व्यवस्था में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से हैं और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने संघात्मक शासन की जो कमियां हो सकती थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया था। भारत द्वारा संघीय व्यवस्था प्रणाली अपनाने के कारण क्या थे? तो हम कहेंगे भारत में संविधान निर्माताओं ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक शासन को अपनाया। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, भारत जो है वह भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का पहला कारण है विशाल भौगोलिक क्षेत्र और यहाँ की जनसंख्या। दूसरा जो कारण है वह है भूमि, कृषि तथा वन संबंधी प्रांतीय समस्याएं स्थानीय सरकार ही भारत में सफलतापूर्वक हल कर सकती है। तो यह भी हमारे संविधान निर्माताओं को समझ आ गया था कि प्रांत के स्तर पर इतनी विविधताएं होते हुए प्रांतीय सरकारें या स्थानीय सरकारें ही इन समस्याओं से अच्छी तरीके से निपट सकती हैं। इस कारण भी हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ कदम रखा। इसके अलावा देश में शांति व्यवस्था और एकता की स्थापना के लिए भी हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, इसलिए आवश्यक हो गया था कि देश में यदि शांति की स्थापना करनी है, राष्ट्रीय एकता को यदि बढ़ाना है तो कौन सी व्यवस्था सही रहेगी? संघात्मक व्यवस्था ही सही रहेगी। तो शांति व्यवस्था और एकता स्थापित करने के लिए भी हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया। और साथ ही साथ भारत में विविध रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं और परंपराएं हैं। इस कारण भी यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और हमने कुछ गौण रूप से एकात्मक शासन के लक्षण भी अपनाए हैं ताकि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो कमियां हैं वह भारत में ना आ पाएं। तो इस प्रकार से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन हमारा जो है कुछ झुकाव एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ भी रहा है। अब हम देखते हैं, हमारे प्रश्न में पूछा गया है बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो हम कहेंगे बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था या विशेषता जो हमने देखी है हमारे भारत में वह है भारत में संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय सरकार या शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। तो इस प्रकार से बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था की बात हमसे पूछी गई है, तो हम कहेंगे भारत में भी 2 स्तरीय सरकार है जैसे कि बेल्जियम में पाई जाती है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। तो इस प्रकार से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार है, संघ सरकार है और फिर बाद में अलग अलग प्रांतों की अपनी प्रांतीय सरकारें भी हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में ही 3 सूचियां बता दी गई हैं, जिसमें से हमने बात की 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों के माध्यम से हमने विषयों का बंटवारा कर दिया है कि कौन से विषय पर कौन सी सरकार जो है कानून बनाएगी। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया था।
बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें हैं। तो हमसे पूछा गया है बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, तो हमने कहा कि बेल्जियम में भी केंद्र सरकार है, बेल्जियम में भी राज्य सरकार है। तो दो प्रकार की सरकारें बेल्जियम में भी हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हमने कहा केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार की जो व्यवस्था है वह बेल्जियम में भी पाई जाती है और भारत में भी पाई जाती है और यह समानता हमें देखने को मिलती है। अब हमसे पूछा गया प्रश्न के अंदर दूसरे बिंदु के अंतर्गत कि बेल्जियम से अलग एक विशेषता भारत में कौन सी पाई जाती है। तो हम देखते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है, यानी कि हमारे संविधान की बुनियादी बात के अंतर्गत या मौलिक ढांचे के अंतर्गत ही यह व्यवस्था दे दी गई थी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या होगा, सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी होगी। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, यानी कि केंद्र और प्रांत के बीच में अधिकारों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा क्या बदला जा सकता है। तो हमने पढ़ा था नहीं, यह बदलाव आसान नहीं है और यह मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है। इसके बदलाव के लिए संसद के साथ साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराना होगा, जो अपने आप में क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे मंजूर करवाना होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद में हमारे देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उस फैसले को मंजूर करवाना होगा, तभी संविधान संशोधन होगा और इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। तो हमारे देश में बेल्जियम से अलग विशेषता है कि भारत में कठोर संविधान पाया जाता है और मूल ढांचे में संविधान के जो आधारभूत तत्व हैं उनके अंदर यदि परिवर्तन करना है, जिसमें कि यह संघवाद भी शामिल होता है, यदि इसमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें कि संसद को भी अधिकार है और राज्यों की सहमति भी उसमें लेनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कठोर संविधान पाया जाता है। यह संघात्मक शासन के लिए ज़रूरी है और इस प्रकार से यह बेल्जियम से क्या है, यह बेल्जियम से अलग प्रकार की व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है, जबकि बेल्जियम में यह कठोर संविधान की व्यवस्था नहीं है। तो हमने देखा कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था है कि यहाँ पर और बेल्जियम दोनों जगह पर 2 स्तरों पर सरकारें हैं, और यदि हम बेल्जियम से अलग व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कठोर संविधान यानी भारत में कठोर संविधान पाया जाता है। यह बेल्जियम से अलग व्यवस्था भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। तो हमें बताना है संघीय और एकात्मक जो शासन है, जो शासन के स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनको हमें उदाहरणों के साथ में बताना है। तो शुरू करते हैं हमारा उत्तर। सबसे पहले यदि हम बात करें तो संघीय और एकात्मक स्वरूपों में जो शासन के स्वरूप हैं, इन दोनों में पहला अंतर होता है सरकारों के स्तर पर। सरकारों के स्तर पर यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें कि उदाहरण हम भारत का ले सकते हैं, तो 2 स्तरों पर सरकार होती है, केंद्रीय और प्रांतीय। और यदि हम बात करें एकात्मक सरकार की, तो इसमें सरकार जो है उसके 2 स्तर नहीं होते, सत्ता का बंटवारा नहीं होता। तो सबसे पहले सरकारों के स्तर पर हम अंतर देखते हैं। संघात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कितने स्तर होते हैं, सरकार के 2 स्तर होते हैं। 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती है, एक होती है केंद्र वाली सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरी होती है प्रांतों की या राज्यों की सरकार, जैसे कि भारत में हम देखते हैं। और ऐसा ही व्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से सरकारों का स्तर संघात्मक शासन में यहाँ पर 2 स्तर पाए जाते हैं, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा प्रांत या राज्य के स्तर पर
सरकार। वहीं यदि हम बात करें एकात्मक सरकार की, तो यहाँ पर सरकार का स्तर कितने होंगे? यहाँ पर सरकार का एक ही स्तर होता है, क्योंकि हम एकात्मक की बात कर रहे हैं, तो हम शब्द से ही पता लगा सकते हैं यहाँ पर एक स्तर पर ही सरकार पाई जाती है, एकात्मक सरकार पाई जाती है। एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यही पूरे देश के लिए कानून बनाती है, यही पूरे देश के लिए कानून को लागू करने का काम भी करती है। जैसे कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की व्यवस्था है और फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो हमने पहला बिंदु देखा, सरकार के स्तर के आधार पर संघात्मक सरकार में 2 स्तर और एकात्मक सरकार में 1 स्तर की व्यवस्था होती है। दूसरा अंतर संघात्मक और एकात्मक सरकार में क्या पाया जाता है? तो हम कहेंगे सरकारों के अधिकार के आधार पर भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे कि संघात्मक सरकार की यदि हम बात करें, तो संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की जो सरकार होती है, जिसमें हमने केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों की बात की, तो दोनों प्रकार की जो सरकार होती है कि अपने अधिकार होते हैं, और यह अधिकार कौन देता है? तो यह अधिकार संविधान ही दे देता है, यानी संविधान में ही यह उल्लेख मिल जाता है कि केंद्र के अधिकार कौन से होंगे और राज्यों के कौन से अधिकार होंगे। तो इस प्रकार से सरकारों के अधिकार में संघात्मक सरकार में 2 स्तरों की सरकार होने की वजह से दोनों को संविधान में ही अधिकार जो है स्पष्ट रूप से दे दिए जाते हैं। तो दोनों सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना कर सके, कोई सरकार दूसरी सरकार पर हावी ना हो सके, उसके अधिकारों का हनन ना कर सके। जिसके लिए हमने भारत का उदाहरण देखा कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से सरकारों के मध्य अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, और इस प्रकार से 3 सूचियों की बात भी हमने की थी कि कौन से विषय पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो इसमें 3 सूचियां जो हैं हमारे संविधान में ही दे दी गई, ताकि राज्य और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा सरकारों के अधिकार में यदि एकात्मक सरकार की बात की जाए, तो यहाँ क्या कहेंगे? एकात्मक शासन में सरकार कितनी होती है? एक ही स्तर पर होती है। तो एक ही सरकार यहाँ पर क्या होगी? एक ही स्तर पर सरकार होने की वजह से वही सरकार प्रमुख हो जाती है। वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, किंतु उन्हें शक्तियां जो है संविधान द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियां दे सकती है। यानी कि चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर हैं, इस कारण संविधान में ही दोनों को क्या है? अधिकार दे दिए गए हैं, शक्तियां बांट दी गई हैं। लेकिन चूंकि एकात्मक शासन में एक ही स्तर पर सरकार है, इस कारण राज्यों को केंद्र स्वयं की इच्छा से जो है किसी प्रकार की शक्तियां दे सकता है यदि वह चाहे तो, अन्यथा संविधान में किसी भी प्रकार की जो शक्ति है वह स्पष्ट रूप से यह बताई नहीं जाती है। तो इस प्रकार से एकात्मक में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा के लिए राज्य के लिए निर्णय ले सकती है, और उन्हें शक्तियां यानी राज्यों को कोई शक्तियां संविधान में नहीं दी जाती हैं, बल्कि केंद्र यदि चाहता है तो उन्हें कुछ शक्तियां अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से दे सकता है। जो तीसरा अंतर हमें देखने को मिलता है संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में, वह है संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा। तो हम कहेंगे संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन में संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि संसद की सहमति के साथ साथ देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उस संशोधन को स्वीकार कराना होगा, उस प्रस्ताव को स्वीकार कराना होगा, तभी वह संशोधन का रूप ले सकेगा। तो संघात्मक शासन में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उससे अलग होता है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे कि भारत में होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। यदि हम बात करें संशोधन की प्रक्रिया एकात्मक सरकार में क्या होती है, तो एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का एक ही स्तर है, इसलिए किसकी सहमति आवश्यक होगी?
केवल और केवल केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी। तो केंद्र सरकार जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि कहाँ पर होता है, इंग्लैंड में होता है, जैसे कि फ्रांस में होता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो है एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं और यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जब भी केंद्र सरकार चाहेगी संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो है राज्यों को भी महत्व दिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। इस कारण यदि संविधान में संशोधन करना होगा तो आधारभूत ढांचे को बदलने के लिए राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी ही होगी। अगले बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में कौन सा अंतर है। तो चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे नागरिकता के आधार पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर पाया जाता है। जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है कौन सी नागरिकता पाई जाती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, क्योंकि जिस देश में संघात्मक शासन है वहां पर उस देश की नागरिकता के साथ साथ जिस प्रांत में व्यक्ति या नागरिक निवास करता है उसे वहां की नागरिकता भी मिलती है। और यदि हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में तो वहां पर पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है। और यदि हम बात करें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो चूंकि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था रखता है तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन इसका झुकाव एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ है। तो कुछ गौण विशेषताएं भी पाई जाती हैं भारत में जो कि एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के लक्षण हैं। तो हम कहेंगे इसी का एक अपवाद है कि भारत में दोहरी नागरिकता के स्थान पर इकहरी नागरिकता पाई जाती है और इस कारण भारत देश के नागरिक केवल भारत के ही नागरिक कहलाते हैं, ना कि जिस राज्य में वे निवास करते हैं वहाँ के नागरिक। तो इस प्रकार से भारत में यह इकहरी नागरिकता जो है एकात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत में एकता और राष्ट्रवाद की भावना के कारण यहाँ पर अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हम नागरिकता के आधार पर इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में यदि अंतर देखने की बात करें तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर उस देश के नागरिक जो हैं देश की नागरिकता के साथ साथ अपने अपने प्रांतों के नागरिकता भी रखते हैं। तो संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या है, दोहरी नागरिकता का ही उदाहरण है कि वह देश का यानी अमेरिका की नागरिकता भी रखता है और जिस प्रांत में वह रहता है वहाँ की नागरिकता भी रखता है। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था में संघीय शासन होते हुए भी यह विशेषता नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो हम कहेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था इसका क्या है, एक अपवाद है। यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह इकहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी भारत का नागरिक केवल देश की ही नागरिकता रखता है। हम सभी जो है केवल भारतीय नागरिकता रखते हैं, केवल देश की नागरिकता ही रखते हैं। वह उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें कि वह रहता है, यानी हम किसी भी प्रांत में या राज्य में रहते हैं हम केवल और केवल इकहरी नागरिकता रखते हैं, हम केवल भारत की नागरिकता ही रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी कौन सी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। लेकिन अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में चाहे वह अमेरिका हो या कहीं और की संघात्मक शासन व्यवस्था, वहां सभी पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अब नागरिकता के आधार पर यदि हम एकात्मक सरकार की बात करें तो हम कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, यानी केवल देश की नागरिकता ही वह रखते हैं, चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हों, वह केवल एक देश की नागरिकता रखेंगे, अपने अपने प्रांतों की नागरिकता नहीं। जैसे इंग्लैंड की यदि बात की जाए तो इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाते हैं, इन्हें इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने नागरिकता के आधार पर देखा संघात्मक शासन व्यवस्था में कैसी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी, और एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। अब हम देखते हैं पांचवा अंतर जो कि है वित्तीय स्वायत्तता का अंतर। तो हम कहेंगे संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं कि उन्हें राजस्व कहां से प्राप्त होगा, जिससे कि
वित्तीय रूप से दोनों ही क्या हो, स्वायत्त हो, और इसके लिए दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और यदि हम बात करें एकात्मक सरकार की, तो यहाँ पर सरकार का एक स्तर है, तो एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होगी, बल्कि वे पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र को जो है अधिक शक्तियाँ दी जाती है, इस कारण वित्तीय स्वायत्तता प्रांतों को नहीं दी जाती, और सारे जो अधिकार हैं, जो वित्तीय अधिकार हैं, वह केंद्र सरकार को दिए जाते हैं और प्रांत केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं। अगला जो अंतर है वह है छठा अंतर संघात्मक सरकार में और एकात्मक सरकार में, तो वह है न्यायपालिका की भूमिका के आधार पर दोनों में अंतर। तो हम कहेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ऐसा क्यों है, तो हमने बात की कि राज्य और केंद्र में शक्तियों का जब विभाजन होता है और विषयों का बंटवारा होता है, वैधानिक रूप से दोनों के बीच में शक्तियों का जब बंटवारा होता है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका ही कभी भी जब संविधान में प्रश्न आता है व्याख्या का, तो न्यायपालिका को ही व्याख्या का अधिकार दिया जाता है कि किसी भी टकराव की स्थिति में वह संविधान की व्याख्या के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच के टकराव को समाप्त करे। इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को महत्वपूर्ण स्थिति दी जाती है। वहीं एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वहां पर टकराव का प्रश्न भी नहीं आता। तो इस प्रकार से संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को वह निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे कि भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए उसे संविधान का संरक्षक जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन से शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के कानूनों की जांच का कार्य भी करती है और साथ ही साथ वह क्या करती है, वह केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति में संविधान की व्याख्या के द्वारा इस टकराव को समाप्त करने का कार्य भी करती है। यदि हम बात करें एकात्मक सरकार की, तो यहाँ पर न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी, तो एकात्मक देशों में, एकात्मक शासन वाले देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती है। तो हमने कहा था एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार का एक ही स्तर होता है, तो सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में होती हैं। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम नहीं करता है, यानी राज्य सरकार जो है केंद्र की कही हुई बात का सम्मान नहीं करता है, उसके कहे अनुसार काम नहीं करता है, तो केंद्र जो है उस राज्य को समाप्त भी कर सकती है। तो इस प्रकार से एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास है, और यहाँ पर न्यायपालिका भी इतना महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं होती। और संघात्मक शासन व्यवस्था में इस बात की आवश्यकता होती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका स्वयं में ही पहले से महत्वपूर्ण होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो हम जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी की गई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे सत्ता का बंटवारा जब किया जाता है तो स्थानीय स्वशासन की सरकारों को भी बहुत सारी शक्तियां दी गई, ताकि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें जनता की सीधी भागीदारी के द्वारा उन समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो इस प्रकार से देखते हैं स्थानीय स्वशासन। भारत में सन 1957 में पंचायती राज के विकास से संबंधित सुझाव देने हेतु समिति गठित की गई, और उस समिति का क्या नाम था, उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो 1957 में एक समिति बनाई जाती है पंचायती राज के विकास से संबंधित सुझावों को देने के लिए, जिसका अध्यक्ष श्री बलवंत राय मेहता को बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है इस समिति के अध्यक्ष थे श्री बलवंत राय मेहता।
इस समिति की रिपोर्ट में क्या कहा जाता है? तो इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यदि सफल बनाना है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है, लोकतंत्र में हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, हमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी बढ़ाना है और इसको सफल बनाने के लिए हमें पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत करनी होगी। और इस कारण बलवंत राय मेहता की जब रिपोर्ट आगे बढ़ती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज की स्थापना कर दी जाती है। तो इसी रिपोर्ट के माध्यम से, इस रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम राजस्थान में ही, हमारे राज्य में ही, राजस्थान राज्य में नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है और यह शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि थे स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। तो इस प्रकार से भारत में क्या होता है? तो भारत में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में उस समय पर रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। कहने को भारत में पंचायती राज की स्थापना हो गई थी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो गई थी, लेकिन यह उस समय पर आदर्श स्थिति में नहीं था। बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती थी, जिसमें कि हम कहते हैं कि उस समय पर वह राज्य के नियंत्रण में थी और चुनाव भी जो है नियमित रूप से नहीं करवाए जाते थे। इनके पास ना तो कोई अधिकार था और न ही कोई संसाधन थे। तो केवल और केवल पंचायती राज की स्थापना हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार के जो कार्य है वह वास्तविक रूप से नहीं हो रहे थे। 1992 में संविधान में संशोधन होता है और फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को क्या किया जाता है? संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, कब? 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया जाता है, जब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, संविधान में स्थान दे दिया जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप ही कई सारे प्रभावी कदम उठाए जाते हैं और इस व्यवस्था को, यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जाता है और भी अधिकार दिए जाते हैं। और इसमें हम शामिल करते हैं कि अब नियमित रूप से चुनाव होंगे, अब जो है SC, ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित होंगी, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे कई सारे प्रभावी कदम जो हैं उठाए जाते हैं। तो 1992 के बाद इनकी स्थिति मजबूत होती है और उसके लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो हम कहेंगे अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव क्या होंगे? नियमित रूप से होंगे। तो चुनावों की नियमितता अब प्रारंभ हो जाती है 1992 के बाद से। चुनाव नियमित रूप से कराना क्या हो गया? संवैधानिक बाध्यता हो गई, यानी अब 5 साल बाद में क्या होंगे? चुनाव करवाने आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अब संविधान में ऐसा लिख दिया गया है। दूसरा बिंदु है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। तो इस प्रकार से सीटों का आरक्षण कर दिया गया SC वर्ग के लिए, ST के लिए और OBC के लिए, जिससे कि इनका प्रतिनिधित्व भी उन सीटों पर आ सके, इनका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार से क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था या रिजर्वेशन की व्यवस्था इसके अंदर सुनिश्चित कर दी गई, ताकि तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय स्वशासन में यह जो है जातियां या वर्ग जो हैं अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और सीधे तौर पर भागीदार हो सके। इसके अलावा राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा जो है इन स्थानीय शासी निकायों को देना पड़ा। तो हमने कहा राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा जो है इन स्थानीय स्वशासनी निकायों को देना पड़ता है। और यह भी क्या है? यह एक प्रभावी कदम था, यह भी अधिकारों को देना था, इनको शक्तिशाली बनाने का ही प्रयास था। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए, यानी कि
इन स्थानीय स्वशासन के जो निकाय थे उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई, और यह कितनी थी, तो यह 1/3 थी, यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इसके अलावा हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक राज्य में इनके लिए चुनाव कौन करवाएगा, तो स्वतंत्र संस्था का गठन हुआ हर राज्य में, जिसका नाम था राज्य चुनाव आयोग। तो इस प्रकार से हमने देखा कौन कौन से कदम जो है इस संशोधन के बाद में उठाए गए ताकि स्थानीय स्वशासन को भारत में मजबूत बनाया जा सके। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो हमने देखा 1992 के बाद स्थानीय स्वशासन में कितना बदलाव आता है और इनको कितनी मजबूती दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों को भरें। तो चूंकि अमेरिका खाली जगह तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खाली जगह है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। हमें इन खाली स्थानों को भरना है। हमने पढ़ा था संघवाद के अंतर्गत कि किस प्रकार से अमेरिका में क्या व्यवस्था है और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो अब देखते हैं इन स्थानों को भरने के बाद में यह कथन को पूरा करते हैं। तो चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, तो हमने कहा था अमेरिका में किस प्रकार का संघवाद है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने एक साथ आकर एक संघ बनाया। इस प्रकार का संघ वहाँ पर बना है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को क्या है, बराबर अधिकार दिए गए हैं। संघीय सरकार के मुकाबले वहाँ पर प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन यदि भारत की संघीय प्रणाली को देखें तो वह अमेरिका की संघीय प्रणाली से अंतर रखती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों से संघवाद नहीं आया है। भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की तरह है। यहाँ पर आंतरिक रूप से विविधता पाई जाती थी, इस कारण यहाँ पर संघवाद की स्थापना अलग तरीके से हुई है और संघ की तरह है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन अमेरिका में जो है प्रांतों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और वहाँ पर सभी प्रांतों को समान शक्तियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार से भारत और अमेरिका के संघवाद में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। तो कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं? पहली प्रतिक्रिया संगीता की है। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। यह क्या है? भारत की भाषा नीति पर पहली प्रतिक्रिया है कि भारत की जो प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्र की एकता को बढ़ाया है। इसके बाद में अरमान का वक्तव्य है या प्रतिक्रिया है, वह क्या है? तो यह दूसरी प्रतिक्रिया है। अरमान कहते हैं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। और अब हम देखते हैं तीसरी प्रक्रिया हरीश की है। वह क्या कहते हैं? इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का कार्य किया है। तो इन तीनों प्रतिक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया जो है सटीक है, सही है? तो हम कहेंगे संगीता की जो प्रतिक्रिया है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अन्य भाषाओं को समाहित करने से भारत की राष्ट्रीय एकता बढ़ी है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना में जो है बलवती ही हुई है। तो इस प्रकार से संगीता का भारत की भाषा नीति पर जो तर्क है, जो वक्तव्य है, जो प्रतिक्रिया है वह बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की जो नीति भारत की सरकार ने बनाई थी, भारत की सरकार की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत ही किया है। भारत में 40% लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही उनकी मातृभाषा है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि 60% लोग जो है वह अन्य भाषाएं बोलते हैं और उसमें विविधता पाई जाती है। तो बहुसंख्यक लोग जो हैं हिंदी भाषी हैं और हिंदी ही उनकी मातृभाषा है। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को हम प्रमुख बना देते तो इससे क्या होता? इससे हमारे देश में भाषाई रूप से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती और भाषाई आधार पर विवाद उत्पन्न हो जाते, लोगों द्वारा विरोध भी किया जाता। तो इस प्रकार से
भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता है तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस कारण हमारी जो भाषाई नीति है जो भारत सरकार ने बनाई वह बिल्कुल ही सही थी। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रवैया या रुख अपनाया था उसी से हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से संगीता का जो प्रतिक्रिया थी वह बिल्कुल ही सही थी कि भारत की भाषाई नीति जो है वह भारत की उदारता का प्रतीक है, भारत की सरकार की उदारता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो हमें बताना है संघीय सरकार की इनमें से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है। क जो है उस विशेषता में है कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है, क्या यह सही है। ख अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं, क्या यह संघीय सरकार की विशेषता है। ग निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, क्या यह संघीय सरकार की विशेषता है। या घ जो है वह है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो हमने संघवाद को अच्छे से पढ़ा है और हमने कहा था इसमें बंटवारा हो जाता है, केंद्र और प्रांत के स्तर पर सरकार का 2 स्तरों पर विभाजन हो जाता है। तो घ वक्तव्य जो है वह संघीय सरकार की विशेषता को बताता है, जिसमें हम कहते हैं सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। कहीं कहीं पर यह 2 स्तरों पर और कहीं कहीं पर यह 3 स्तरों पर भी विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा संघीय सरकार की विशिष्टता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची और समवर्ती सूची समूहों में लिखें। तो इस प्रकार से रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार और विवाह, यह हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में इनको बांटना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं संघीय सूची। संघीय सूची पर कौन कानून बना सकता है। तो संघीय सूची पर केंद्र कानून बनाने के अधिकार रखते हैं, तो वह है रक्षा, बैंकिंग और संचार। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय यह हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को है, राज्य की सरकारों को है, वह है पुलिस, कृषि और व्यापार। और उसके बाद आती है समवर्ती सूची, जिसमें कि दोनों को ही अधिकार होता है, लेकिन यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। शिक्षा, वन और विवाह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। हमें गलत जोड़े को चुनना है। पहला है राज्य सरकार, राज्य सूची। दूसरा है ख केंद्र सरकार, संघीय सूची। ग केंद्र और राज्य सरकार, समवर्ती सूची। और घ है स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। तो हमने देखा हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य की सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है और केंद्र को शक्तिशाली बताया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर का विकल्प सही है। राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाएगी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। और घ जो है विकल्प कह रहा है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार रखती है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी गई हैं, ऐसा नहीं है। तो यह विकल्प गलत हो जाता है। तो स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार जो है यह विकल्प हमें गलत मालूम है। तो इस प्रकार से हमने जो जोड़ा गलत है उसको चिन्हित कर लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो हम देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत यह हमें बताया गया है। और सूची 2 में हमें इनके जो अध्यक्ष हैं, जो सभापति हैं वह बताने हैं, उनके नामों को चिन्हित करना है, क्या यह जोड़े सही हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे भारतीय संघ का प्रमुख कौन है इनमें से, और राज्य
नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो इनके प्रमुखों को कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो हम कहेंगे भारतीय संघ के लिए प्रधानमंत्री सही उत्तर होगा, राज्य के लिए राज्यपाल सही उत्तर होगा, नगर निगम के लिए मेयर, हमने पढ़ा था कि नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं या फिर सभापति हैं, जो प्रमुख हैं, उन्हें मेयर कहा जाता है, और फिर ग्राम पंचायत के जो प्रमुख है उसे सरपंच कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच। तो इस प्रकार से गा जो है विकल्प सही है, जिसमें कि पहले का अ, दूसरे का स, तीसरे का द और चौथे का ब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इन बयानों पर गौर करें। अ है संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। ब भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। स है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। और द है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन कौन से सही हैं? तो हमारे विकल्प हैं सा, रे, गा, मा। अब इसमें से कौन से विकल्प सही हैं? तो हम कहेंगे संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं, यह सही है। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है, यह कथन भी सही है। इसके अलावा श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है। और भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए, यह कथन भी गलत है। तो केवल और केवल अ और ब जो है सही विकल्प है और गा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 संघवाद के भाग 3 के अंतर्गत आज अभ्यास प्रश्न समाप्त किए हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।